कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। दिस इज नीलेश कुमार और आपका स्वागत है दक्षिण कौशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं व्यापम के पर्सपेक्टिव से राजकीय चिन्ह की, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्हारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह की, तो इसे अपनाया गया था 4 सितंबर 2001 को। तो ये स्टेट एम्ब्लेम जो अपनाया गया है, ये आपको जो देखने को मिल रहा है यही स्टेट एम्ब्लेम है, और इसे ही कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 को। अब क्वेश्चन जिस पर्सपेक्टिव से आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे वीडियोस आपको इस पर टॉपिक पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पर्सपेक्टिव में हम लेकर यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि यह वृत्ताकार परिधि किसका प्रतीक है ना, किस चीज़ का द्योतक है? तो सबसे पहले तो निरंतरता का द्योतक है, ठीक है, कंटिन्यूटी का द्योतक है। ठीक, यह चक्र जो दिख रहा है आपको, ये किसका द्योतक है? निरंतरता का द्योतक है। ठीक है, क्लियर? तो चक्र किसका द्योतक है? निरंतरता का द्योतक है। इसके अलावा इसका जो हरा रंग है, हरा रंग है ना, ठीक है, ये राज्य की समृद्धि का प्रतीक है। किसमें समृद्धि? वन संपदा समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है, क्लियर? और इसमें जो आपको चारों ओर गढ़ दिख रहे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 36 गढ़ हैं। यही छत्तीसगढ़ के जो 36 ठो गढ़ हैं, उनका प्रतीक है ये छत्तीसगढ़। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? फिर क्वेश्चन पूछेगा कि धान की बालियां कौन से रंग की हैं? तो सुनहरे कलर की। किसका प्रतीक है? तो परंपरागत कृषि पद्धति का प्रतीक है। कौन? आपकी धान की सुनहरी बालियां। इसके बाद ये नीले कलर में आपको क्या दिख रहे हैं? विद्युत संकेत दिख रहे हैं। ये राज्य की ऊर्जा निर्भरता का प्रतीक है। ठीक है, क्या? ऊर्जा निर्भरता का प्रतीक है, नीले कलर की है। उसके बाद यह तिरंगे कलर में आपको ये लाइन जो दिख रही हैं, ये दो चीज़ों का है। पहले तो राज्य की जल संसाधन निर्भरता यानी नदियों का प्रतीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ इसका 3 रंग जो है, नारंगी, सफ़ेद और हरा, ये राज्य की क्या, राष्ट्र की एकजुटता का प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्र की एकजुटता का प्रतीक है। कौन? ये आपकी 3 लहराती हुई लाइंस, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में आपको दिखने को मिलता है छत्तीसगढ़ शासन, है ना, ये राज्य के गवर्नमेंट का द्योतक है। और उसके बीच में ये आपको जो सारनाथ स्तंभ देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वाक्य याद रखिएगा, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यह लाल कलर में आपको जो सारनाथ स्तंभ देखने को मिलता है, ये राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है ना, क्या? राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। और जो इसका बैकग्राउंड जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये क्या है? सफ़ेद कलर का है, जो हमारे राज्य की सादगी का प्रतीक है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके अलावा जो आपके क्या राजकीय प्रतीक हैं जो, है ना, वो तो राजकीय प्रतीक चिन्ह हुआ। इसके अलावा राजकीय प्रतीक भी हैं। तो राजकीय अगर प्रतीकों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए राजकीय प्रतीक कौन कौन से हैं। ठीक है, राजकीय प्रतीक देखो, राजकीय प्रतीक अलग अलग हैं। पक्षी है, पहाड़ी मैना, पशु है, वन भैंसा, इन सब को 4 जुलाई, कब? 4 जुलाई 2001 राजकीय प्रतीक चिन्ह बोला, नेशनल एम्ब्लेम बोला, स्टेट एम्ब्लेम बोला, तो 4 सितंबर 2001, है ना। और राजकीय प्रतीक बोला तो 4 जुलाई 2001। तो जुलाई पहले राजकीय प्रतीक बना, फिर राजकीय प्रतीक चिन्ह बना। ठीक है, तो राजकीय प्रतीक जो है हमारा कौन सा है जी? हील मैना है, पहाड़ी मैना है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक जो नाम है, इस हील मैना का वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है आपका? ग्रैकुला रिलीजियोसा क्या पेनिनसुलेरिस। क्या है? ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलेरिस, इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। किसका? पहाड़ी मैना का। देखो, पहाड़ी मैना तो ऐसे बेसिकली 4 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर उसकी बात नहीं करनी है।
भारत में ग्रैकुला अनमानीज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको जो उत्तरी ग्रैकुला रिलीजियोसा देखने को मिलता है, दक्षिणी ग्रैकुला इंटरमीजिया देखने को मिलता है, पूर्वी ग्रेटी पेनिनसुलरिस भी देखने को मिलता है, अंडमान हिल ग्रेटी अंडमानिस भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा यही है कि राजकीय पक्षी कौन है, तो पहाड़ी मैना है। ठीक है, अब देखो ये ना बहुत ही संकट में है। संकट में रहने का कारण क्या है कि ना मनुष्य की आवाज़ की ना एकदम सटीक नकल निकाल लेती है। कौन? खासकर बच्चों की आवाज़ की। कौन? पहाड़ी मैना। ठीक है, इसके कारण इसको ना क्या किया जा रहा है, इसका दोहन किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसकी क्या की जा रही है, ट्रैफिकिंग की जा रही है। ठीक है, और कहाँ पर पाया जाता है, तो जो बस्तर का क्षेत्र है, बस्तर संभाग है, उसमें आपको यह देखने को मिलता है, यह पक्षी। ठीक है, हील मैना। अब देखो इसकी जो चोंच होती है ना वो गुलाबी कलर की होती है, कंठ जो होता है वो पीला कलर का होता है। ठीक है, पंख काले होते हैं इसके। पेड़ के छत्रों पर ये रहते हैं, मार्च अप्रैल के आसपास ये अंडे देते हैं पेड़ों पर। अब देखो इसकी जो यही दिक्कत है, इसी कारण इसका शोषण किया जा रहा है और ये विलोपन के कगार पर पहुंच गई है। कौन? पहाड़ी मैना। इसलिए इसके बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसका संरक्षण पूछा जाएगा कहाँ किया जा रहा है, क्या पूछा जाएगा? पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है जी? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका बस्तर में है। ठीक है, कहाँ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो बस्तर में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में स्थित है ना, पहले एक बायोस्फीयर रिजर्व भी रह चुका है, वहीं पर इसका संरक्षण किया जा रहा है। क्लियर है? समझ में आया बात यहाँ तक आपको? चलिए अब देखिए, इसके बाद है हमारा राजकीय पशु। राजकीय जो पशु है वो है वाइल्ड बफेलो अर्थात वन भैंसा। इसका वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो वन भैंसे का वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबेलस बुबेलिस। क्या है? बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, अब देखो बुबेलस जो है अरना को कहते हैं, नर को कहते हैं, है ना। हिंदी में अरना कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? नर को अरना कहते हैं और मादा को अरनी कहते हैं, है ना। समझ में आया? अरना बुबेलस, अरनी बुबेलस। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? तो अरना नर और अरनी मादा को कहते हैं इसमें। ठीक है, अब बहुत ही भारी भरकम शरीर होता है राजकीय पशु जो हमारा वन भैंसा है उसका। ठीक है, ये लगभग विलुप्त प्राय हो चुके हैं, है ना। इनका संरक्षण जो है ना, ये कहाँ पर किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वन भैंसे का जो संरक्षण है वो आपका किया जा रहा है उदंती अभयारण्य में, याद रखिएगा, है ना। ठीक, कहाँ? उदंती अभयारण्य, पामेड़ अभयारण्य में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा भैरमगढ़, कहाँ? भैरमगढ़ में भी इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बात? तो उदंती अभयारण्य कहाँ है आपका? उदंती अभयारण्य ये गरियाबंद में है। ठीक है, पामेड़ अभयारण्य कहाँ है? कहाँ है पामेड़ अभयारण्य? तो पामेड़ अभयारण्य जो है ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है आपका बीजापुर में। इसके अलावा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ देखने को मिलता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका बीजापुर में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें भैरमगढ़ की, तो भैरमगढ़ भी आपका कहाँ है जी? बीजापुर में है। तो बीजापुर में भैरमगढ़, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, पामेड़ अभयारण्य, ठीक है, यहाँ पर वन भैंसे का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा उदंती अभयारण्य जो कहाँ है? गरियाबंद में है, वहाँ भी इसका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके साथ दिक्कत क्यों है? दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में वन भैंसे पाए जाते हैं ना, वो माना जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध क्या है? नस्ल के हैं। कौन? वन भैंसे। अब इनके साथ संकट क्यों है? तो संकट इसलिए है क्योंकि मानव पशु संघर्ष, सबसे पहले ये क्या होते हैं, छेड़े जाने पर क्या करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, गाँव में घुस जाते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो मानव संघर्ष के कारण है। इसके अलावा इनका जो सींग है उसके कारण भी ये क्या होते हैं,
इनको ये दिक्कत में है। देखो ये जो सींग है आपको ये कैसी दिख रही है, अर्धचंद्राकार आकृति में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें क्या बीमारी पाई जाती है। तो रेंडर पीस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, क्या रेंडर पृष्ठ, क्या रेंडर पृष्ठ नाम की बीमारी होती है इनको, वन भैंसों को। ठीक है, वन भैंसों क्या होती है, रेंडर पृष्ठ नाम की बीमारी होती है। क्लियर है। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि बताइए किसने इसे साक्षात क्या मृत्यु का प्रतीक कहा है ना। तो हर्ष का दरबारी कवि था बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने अपनी रचना जो कादंबरी है उसमें साक्षात मृत्यु का प्रतीक कहा है इसे। यमराज का वाहन कहते हुए इसे साक्षात मृत्यु का प्रतीक कहा है किसने, बाण भट्ट ने। दरबारी कवि थे हर्ष के, है ना, राजा हर्ष, उसके दरबारी कवि थे कौन, बाण भट्ट। उनकी रचना है कौन, कादंबरी, उसमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है। फिर इसके बाद अगर बात करें हम राजकीय वृक्ष की, तो राजकीय वृक्ष जो है वो साल या सरई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं डेटा बताना भूल गया आपको, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, है ना, इस पर एक डाक टिकट जारी किया है। किस पर, वन भैंसे पर। ठीक है, कब डाक टिकट जारी किया था, तो अक्टूबर 2019 में इस पर डाक टिकट जारी किया गया। किस पर, वन भैंसे पर। ठीक है जी। अब बात करें राजकीय वृक्ष की, तो साल या सरई जो हमारा है वो राजकीय वृक्ष है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सूर्या रोबस्टा। क्या है, सूर्या रोबस्टा। अब देखो यह जो आपके साल पाए जाते हैं, साल वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में, ये पतझड़ वन है। क्या है, सदाबहार पतझड़ वन। कौन, आपके साल वृक्ष जो है एक सदाबहार पतझड़ वन की श्रेणी में आता है ना, आर्द्र पर्णपाती वन की श्रेणी में आता है। इसका जो संकेंद्रण है, मिलता कहाँ है, तो कोमलनार, मंगलनार क्षेत्र, यहां पर ये पाया जाता है। कौन, आपका कौन जी, साल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ना सर्वोत्तम किस्म का क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म का साल कहाँ से मिलता है, तो केशकाल घाटी मिलता है। केशकाल घाटी कहाँ है जी, तो केशकाल घाटी है कोंडा गांव में। कहाँ है, कोंडा गांव में। ठीक है, कहाँ है, कोंडा गांव में। ठीक, तो कोंडा गांव में आपको क्या देखने को मिलता है, केशकाल घाटी देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। तो अगर मैं मैप पे आपको बताने की कोशिश करूं तो यह हमारा कोंडा गांव है और यहीं पर आपको क्या देखने को मिलता है, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी को क्या कहते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, तो इसी केशकाल घाटी में आपको क्या मिलता है जी, क्या देखने को मिलता है, सर्वोत्तम किस्म का साल वन देखने को मिलता है। अब देखो छत्तीसगढ़ में वनों की प्रजाति आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो प्रजाति आधार पर छत्तीसगढ़ में साल वन का जो प्रतिशत है वो कितना है, 40.56%। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अगर प्रजाति आधार पर वनों की बात करें तो 40.56% जो वन है वो क्या है, आपके साल वन है। ध्यान रखिएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन पूछता है कि साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। किसे कहा जाता है, बस्तर को क्या कहा जाता है, साल वनों का द्वीप। ठीक है, और यहाँ के साल वनों का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है, रामायण में भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, रामायण में। अब इनको जो संक्रमण है या बीमारी है ये होती है बोरर नाम की बीमारी। तो क्वेश्चन पूछेगा बोरर नाम की बीमारी किनको होती है, तो साल या सरई वृक्ष को होती है। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो क्या एक पतझड़ वन है, कोमलनार मंगलनार बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म केशकाल घाटी मिलती है। प्रजाति आधार पर 40.56% हिस्सा किसका है, साल वनों का है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहते हैं। यहाँ के साल वनों का वर्णन
रामायण में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हनुमान जी जब क्या जड़ी बूटी लेने जाते हैं हिमालय, ठीक है, संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो यहाँ से गुजरते हुए यहाँ के साल वनों का वर्णन देखने को मिलता है। इनको बोरा नाम की बीमारी होती है, किनको? साल को। फिर अगर हम राजकीय प्रतीक वाक्य की बात करें तो पूर्व में यह था क्रेडिबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यह नाम हमको वर्तमान जो आपके परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उन्होंने इसका नाम दिया था, क्रेडिबल छत्तीसगढ़, ठीक है, गडकरी नहीं है, ठीक है जी, गडकरी जी ने यह नारा दिया था। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा, है ना, सीएम के द्वारा नारा दिया जाता है 26 जनवरी 2019 को, है ना, क्या नारा दिया जाता है? गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का। इसका अर्थ क्या है? क्या नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, क्या नया छत्तीसगढ़ गढ़ेंगे, इसका हिंदी का अर्थ होता है गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखो, इसके लिए प्रॉपर एक अधिसूचना जारी होती है कि छत्तीसगढ़ का अब क्या प्रतीक वाक्य क्या है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ है, और 5 जून 2019 को इसके लिए नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आने से पहले कांग्रेस नया छत्तीसगढ़ गढ़ने की बात करती है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ के नारा लेके चलती है। 26 जनवरी को मुख्यमंत्री इसका नारा भी देते हैं, और जब पावर में आते हैं तो अधिसूचना भी जारी करते हैं 5 जून 2019 को। क्लियर है? किसका? गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का। क्लियर? चलिए अब बात करने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की या राजगीत की, है ना। राजगीत जो है ये लिखा है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो हैं हमारे जो वर्तमान सीएम हैं, सीएम के क्या हैं? ससुर जी हैं। तो नरेंद्र देव वर्मा के दामाद हमारे सीएम हैं, है ना, ठीक है। इसके अलावा, है ना, सीएम दामाद हैं किनके? इनके नरेंद्र देव वर्मा के। इसके अलावा आपने स्वामी आत्मानंद का नाम सुना होगा। तो स्वामी आत्मानंद, है ना, जनजाति क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद जो हैं उनके ये क्या है? भाई हैं। कौन? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जो है। क्लियर? तो इन्होंने ही छत्तीसगढ़ का राजगीत जो लिखा है उसी को हमने राजगीत के रूप में अपना लिया है, और यह है क्या? अरपा पैरी की धार। तो अरपा पैरी के जो धार है ये हमारा राजगीत है। इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का जो राजगीत है उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, वो कुछ ये हैं। जैसे रायगढ़ को क्या बताया गया है? मुकुट बताया गया है, याद रखिएगा। क्या? रायगढ़ को मुकुट बताया गया है, ठीक है, इस राजगीत में। सरगुजा और बिलासपुर को क्या बताया गया है? बइहा बताया गया, बाह या भुजा बताया गया है। रायपुर को कन्हा या कमर कहा गया है। दुर्ग और बस्तर को जहाँ पर पायल के समान बताया गया है, वहीं राजनांदगांव गांव को इसका करधन कहा गया है, छत्तीसगढ़ महतारी का, है ना, करधन अर्थात कमरबंद। और डोंगरी पहाड़ जो है ना, जो आपको देखने को मिलता है उसको बिंदी या बिंदिया कहा गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए छत्तीसगढ़ के राजगीत में कितनी नदियों का वर्णन है? तो 4 नदियों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा? अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती, ठीक है। जबकि 7 जिलों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जिसमें है रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। इस तरह 7 जिले। धान का जो रंग है वो सोन का समान बताया गया है, और जो छत्तीसगढ़ महतारी का जो साड़ी है, लुगरा है, उसको हरियर यानी हरे रंग का बताया गया है। छत्तीसगढ़ महतारी के नयन को चंदा या सूरज के समान बताया गया है, और बोली को मैना के समान बताया गया है। तो अगर बात करें हम इसके गायन अवधि की, तो इसका जो गायन अवधि है, कुल गायन अवधि जो है, ठीक है, गायन अवधि की अगर बात करें
एक्चुअल में गायन अवधि है 6 मिनट और 36 सेकंड की, लेकिन इसका क्या किया गया है, मानकीकरण किया गया है। और मानकीकरण करते हुए, है ना, क्या मानकीकरण करते हुए इसका टाइम जो है 1 मिनट और 15 सेकंड कर दिए गए हैं। ठीक है, गाना बहुत लंबा है, लेकिन इसका मानकीकरण करते हुए 1 मिनट 15 सेकंड इसका मानक समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए क्या किया गया है, राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। कब? राजपत्र में प्रकाशन जो है ये आपको हुआ 18 नवंबर 2019 को। क्या हुआ? राजपत्र में प्रकाशन हुआ कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार होगा। और इसके पूर्व इसकी घोषणा की गई थी 3 नवंबर को, जब छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मना रहा था 2019 को। तब राज्योत्सव के तीसरे दिन मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि अरपा पैरी के धार अब से क्या होगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत होगा। और राजगीत को प्रकाशन भी कर दिया 18 नवंबर 2019 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजकीय गमछे की। अब देखो, अभी तक हमने बहुत सारे राज्यों में देखा है कि वहाँ के जब भी पहुँचते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उस राज्य के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। तो हमारे देश में परंपरा रही है साल और श्रीफल भेंट करने की। तो चूंकि हमारे यहाँ गमछा का चलन है, तो हमारे यहाँ जो कारीगर हैं, है ना, उन्होंने एक बहुत सुंदर गमछा तैयार किया है जिसको राजकीय गमछे के रूप में मान्यता दी गई है। तो 14 अक्टूबर को इसका लोकार्पण किया गया, 14 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और इसका निर्माण जो है टसर सिल्क और खादी से हुआ है ना, कॉटन का है ना, टसर सिल्क और खादी का से इसका निर्माण किया गया राजकीय गमछे का। इसकी जो बुनाई है, ठीक है, किसकी? राजकीय गमछे की। अच्छा, इसमें 2 प्रकार के गमछे हैं ना, एक आपका टसर सिल्क का यानी कोसा का गमछा है, और दूसरा जो है सूती का गमछा है ना। ठीक है, क्लियर? तो 2 प्रकार के गमछे आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसकी बुनाई जो है सिवनी और चांपा के बुनकर द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है 84 इंच और चौड़ाई जो है 24 इंच है। इसका जो मूल्य है 1534 रुपये जीएसटी सहित तय किया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ों का अंकन है? तो राजकीय पक्षी आपको देखने को मिलता है, राजकीय पशु देखने को मिलता है, गोदना चित्रकारी देखने को मिलती है, बस्तर का जो गौर मुकुट है वो देखने को मिलता है, मांदर है वो देखने को मिलता है। लोक नृत्य करते हुए लोक कलाकार इसमें प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा धान की बाली, हल जोतता किसान और सरगुजा का पारंपरिक भित्ति कला चित्र आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब भी कोई क्या अतिथि आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस छत्तीसगढ़ी टच वाला जो गमछा है हम उनको क्या करते हैं, भेंट स्वरूप देते हैं। क्लियर? आप चाहो तो और क्लोजर लुक हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर आपको चित्रकारी दिख रही है, यहाँ मांदर दिख रहा है, यहाँ गौर मुकुट दिख रहा है आपको, है ना, ये मांदर दिख रहा है, मांदर बजाते हुए कलाकार दिख रहे हैं, नृत्य करते हुए कलाकार दिख रहे हैं, है ना। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब अगर हम बात कर रहे हैं राजकीय प्रतीक चिन्हों की, तो उसमें सबसे बड़ा हमारा राज का प्रतीक है हमारा राजभाषा छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये हमारे बहुत करीब है, इस राज्य के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, और इस छत्तीसगढ़ी को नंदाने से रोकने के लिए, विलुप्तीकरण से रोकने के लिए, ठीक है, हमने क्या बनाया है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनाया। ठीक है, क्या बनाया? छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग बनाया। अब छत्तीसगढ़ राजभाषा जो आयोग बना, ठीक है, कब बना जी? तो छत्तीसगढ़ राजभाषा जो आयोग बनता है ये कब बना? आपका 2007 को बना। ठीक है, क्लियर? तो विधेयक जो था, है ना, ये विधेयक जो था छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक, ये पारित हुआ 28 नवंबर 2007 को। इसीलिए 28 नवंबर को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस। क्या? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस।
क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग विधेयक कब पास हुआ, तो 2007 को पास हुआ। ठीक है, क्लियर। राजपत्र में अगर प्रकाशन की बात करें तो इसका प्रकाशन जो है वो हुआ था 11 जुलाई को, 11 जुलाई 2008 को। क्लियर, ठीक, समझ में आ रहा बात। 14 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। 14 अगस्त 2008 को क्या हुआ, पहली बैठक संपन्न हुई इसकी राजभाषा आयोग की। कार्य क्या है इसका, तो छत्तीसगढ़ी को क्या करना है, 8वीं अनुसूची में क्या दिलाना है, स्थान दिलाना है। ठीक है, क्या दिलाना है, छत्तीसगढ़ी को 8वीं अनुसूची में स्थान दिलाना है। इसके अलावा अब 8वीं अनुसूची बोलोगे है क्या, तो इसके लिए संविधान पढ़ना पड़ेगा आपको। हमारे देश में अनुसूची हैं, अनुसूची व्यवस्था है, और अनुसूची में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 अनुसूची हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित प्रावधान है, राजकीय भाषा का प्रावधान है। वर्तमान में राजकीय भाषा कितनी है, 22 राजकीय भाषाएं हैं जिनको दर्जा दिया गया है किसका, राजकीय भाषाओं का। छत्तीसगढ़ी को भी इसमें स्थान दिलाना है, इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, तो राजकाज की भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी का प्रयोग बढ़ाना होगा। त्रिभाषाई माध्यम यानी एक आपका इंग्लिश, दूसरा हिंदी और तीसरा छत्तीसगढ़ी को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको माई कोठी योजना देखने को मिलती है। माई कोठी योजना पूछेगा किससे संबंधित है, तो पुस्तकों का क्या करना, संग्रहण करना है ना। माई कोठी योजना, जैसे कोठी में क्या करते हो, संग्रहण करते हो ना, तो यहाँ पर पुस्तकों को संग्रहण करना है, तो माई कोठी योजना पुस्तक संग्रहण संबंधित है। जबकि शब्दों का संग्रहण करना, जो क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उन शब्दों का क्या करना, संग्रहण करना, ये बीझा जो कार्यक्रम है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो माई कोठी योजना पुस्तकों का क्रय कर उनको संग्रहण करना है, और बीझा कार्यक्रम जो है वो शब्दों जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संग्रहित करना। क्लियर। अब हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा के पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी, फिर दानेश्वर शर्मा, फिर विनय कुमार पाठक। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का कोई भी अध्यक्ष कार्यरत नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। अब देखो छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा, ये आपको जो माता दिख रही हैं यही हमारी छत्तीसगढ़ महतारी हैं, छत्तीसगढ़ माता हैं। और यह जो आपको चित्र दिखने को मिल रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है, इसकी प्रतिमा पहली बार स्थापित की गई J.M. नेल्सन के द्वारा। ठीक है, इसको बनाया है मूर्तिकार ने। अब देखो प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो कलेक्ट्रेट चौक, कहाँ, रायपुर में पहली बार स्थापित किया गया। और इसी के बाद सभी जिला मुख्यालय में इसे स्थापित किया जाना है। यह योजना जो है सभी जिला मुख्यालय में क्या स्थापित किया जाना है, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा स्थापित किया जाना है। कलेक्ट्रेट रायपुर में जो प्रतिमा बनाई गई है वो मूर्तिकार हैं J.M. नेल्सन। ठीक है, J.M. नेल्सन पद्मश्री प्राप्तकर्ता मूर्तिकार है J.M. नेल्सन। कांसे की इन्होंने क्या बनी है, कांस्य प्रतिमा बनाई है इन्होंने, J.M. नेल्सन ने। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। ठीक है, और पहली बार यह जो आपको चित्र देखने को मिल रहा है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन जब चल रहा था, तब पहली बार यह चित्र जो है छत्तीसगढ़ महतारी का ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ के एम्ब्लेम, राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीकों से संबंधित। इसके अलावा कुछ नए सार्वजनिक अवकाश जिनको पुस्तकों में स्थान दिया गया है, जैसे हरेली, इसे नया अवकाश घोषित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अभी आने वाला है, तो विश्व आदिवासी दिवस को अवकाश रहता है। हरतालिका तीज है ना, ठीक है, तो इस दिन को छुट्टी दिया गया है। भक्त माता कर्मा जयंती साहू समाज के लिए बहुत क्या है, सद्भावना का आपका आदर का प्रतीक है। माता कर्मा को मानते हैं वो, तो साहू समाज उनको मानते हैं, तो भक्त माता कर्मा जयंती मनाने के लिए छुट्टी दिया जाता है। छठ पूजा
के दिन छुट्टी दी जाती है, छेरछेरा के दिन की छुट्टी दी जाती है। इसके कारण क्यों? क्योंकि जो पटेल समाज है ना, वो शाकंभरी जयंती मनाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये टोटल 6 जो हैं त्यौहार, इन पर सार्वजनिक अवकाश की क्या की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो हमारा राष्ट्रीय एम्ब्लेम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जल्द ही।